इंडियन स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हो रहा है और रिटेल इन्वेस्टर है परेशान की क्या करें। जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो 95 को तोड़ करके 96 की साइड जा रहा है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज बोलने वाला हूं कि जितनी इन्वेस्टिंग इस समय पे इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा कोई दूसरी चीज बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं ये मैं वीडियो में बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ जो INR है वो 92.44 हो चुका है पर डॉलर के हिसाब से। यूएस की नेवी ने बोल दिया है कि हम यहां पे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी दूसरी शिप को जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली है। और ईरान वॉर के अंदर 11 बिलियन के आसपास स्पेंडिंग ऑलरेडी कर चुका है यूएस। सो ये टाइम बहुत ज्यादा क्रूशल है। इस समय पे हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट में जब भी ऐसी वॉर हुई है एग्जैक्टली क्या हुआ है, एक मेजर क्रैश के बाद एक बुल रन की तैयारी कैसे होती है और इस समय पे यूएस ने चुपचाप मनी प्रिंटिंग क्यों शुरू कर दी है। सो बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर जानने के लिए। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की मार्केट को लेकर के। पूरी मार्केट के अंदर ब्लड बात है। जितने भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, तबाही हो चुकी है इन सारी की सारी जगहों पे। ऐसा लग रहा है कि दोबारा ये रिकवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और इन सब के पीछे कोई दूसरा नहीं है, इन सब के पीछे है क्रूड ऑयल। बेसिकली क्रूड ऑयल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है ऐसा लग रहा है कि अब तो $150 और $200 पर बैरल के हिसाब से भी चला ना जाए। लेकिन यहां पे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिस वजह से हमारी स्टॉक मार्केट तबाही की साइड जा रही है, वो है हमारा INR गिर करके 92 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से आ चुका है। मतलब क्या है, कुछ टाइम पहले तक ये 90 के आसपास था और ₹2 ऑलरेडी गिर चुका है। ये एक बड़ी क्रैश है। लेकिन यहां पर ये जो क्रैश है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और कैश में हो तो सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप इस समय पर सिर्फ कैश में बैठे हो या FD करा रहे हो तो जो आपके रिटर्न्स आएंगे वो आएंगे 5 से 6% के आसपास। लेकिन जो रुपया है यही डेप्रिशिएट 7 से 8% के आसपास कर रहा है। सो आपके हाथ में जो कैश अगर आप ये लेकर के बैठोगे तो आपकी परचेजिंग पावर ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं स्टॉक मार्केट से निकल जाता हूं, मैं गोल्ड बेच देता हूं, मैं सिर्फ कैश रख लेता हूं, तो एक्चुअली में इन्फ्लेशन आने वाले टाइम पे इतना बढ़ सकता है आपकी जो परचेजिंग पावर है वही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं समझता। जिस हिसाब से यहां पे प्राइस करेक्शन हुआ है, निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 12% गिर गया है। ये कोई छोटा करेक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा करेक्शन है और इसको हम मार्केट क्रैश कहते हैं। करेक्शन का सिंपल मतलब होता है जब बाजार धीरे धीरे करके नीचे जाता है। क्रैश का मतलब होता है जब बाजार मुंह के बल गिर जाता है और नीचे चला जाता है। ये जो क्रैश है ये पहली बार नहीं हो रहा। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे ये क्रैश आपको काफी बार देखने को मिलेगा। जैसे कि कोविड के टाइम के अंदर जो निफ्टी 50 है ये कुछ ही दिनों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 38% के आसपास क्रैश कर गया था। अगर आप हिस्ट्री में और पीछे जाओगे तो जो फिएट करेंसी थी 2008 के अंदर वो कोलैप्स कर गई थी। इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ी और पीछे जाओगे 2008 के टाइम पे तो यहां पर भी आप इसी लेवल का कोलैप्स देख सकते हो जहां पे 60% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन यहां पे जो रिकवरी थी वो इतनी ही ज्यादा सॉलिड थी। आप यहां से रिकवरी देख सकते हो, इसके बाद यहां से रिकवरी देख सकते हो। इसका मतलब यह है कि जब जब बाजार के अंदर क्रैश आता है वो अगले बुल रन का सिग्नल दे देता है। आप ये मान लो कि पूरी की पूरी दुनिया तबाह नहीं हो सकती। लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि जो यूएस है वो आकर के मिसाइल दाग देगा या जो ईरान है वो इस वॉर को लंबा खींच जाएगा। लेकिन एक सिंपल सी बात ये बताओ, $95 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल कोई भी देश सस्टेन नहीं कर सकता। इवन यूएस ने तो अब ये तक बोल दिया है कि जो रशिया का क्रूड ऑयल है वो बाकी देश खरीद सकते हैं। एक टाइम पे ट्रंप ये कह रहा था कि रशिया के साथ जो भी डील करेगा मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा। अब यही न्यूज आ रही है कि भाई रशिया का ऑयल आप खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये यूएस के लिए भी सस्टेनेबल नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे जो यूएस की नेवी है उसने भी बोल दिया है कि हम यहां पर जो इंडस्ट्रियल शिप्स होती हैं उनको नहीं बचा सकते, ये इम्पॉसिबल है। अगर हम ये शिप्स बचाएंगे तो हम वॉर कैसे लड़ेंगे, अगर हम वॉर लड़ेंगे तो इस शिप्स को कैसे बचाएंगे। सो ये होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो ट्रंप ने बड़ी बड़ी चीजें हाकी थी वो पूरी की पूरी तरीके से खत्म होते हुए दिख रही है। इसका सिग्नल क्या आ रहा है इन फ्यूचर के लिए ये मैं बताऊंगा, क्योंकि मंडे को भी बहुत कुछ होने वाला है। वीकेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं ईरान और यूएस की वॉर की बात करूं तो $11 बिलियन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर खर्च हो चुके हैं। और याद रखना जो यूएस है उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम पे ये जो स्पेंडिंग है ये और बढ़ सकती है अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर। लास्ट 2 वॉर्स जो कि यूएस ने लड़ी है वहां पे $2 ट्रिलियन तक की
स्पेंडिंग हो गई थी। लेकिन आज की वॉर में अगर यूएस $2 ट्रिलियन स्पेंड कर देता है तो आप ये मानो कि वो ऑलमोस्ट सस्टेनेबल ही नहीं है यूएस के लिए, क्योंकि यूएस का डेट इतना ज्यादा है। इवन बात यहां तक हो रही है कि कांग्रेस में जाकर के ट्रंप बात करने वाला है कि मुझे पैसे चाहिए इस वॉर को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। वो होगा नहीं होगा, वो चीज अप्रूव होगी नहीं होगी, इसके ऊपर अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस वॉर को फंड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास ही पैसे खत्म हो रहे हैं। तो आप ये समझ लो ये वॉर कब तक चलेगी किसी को नहीं पता। यहां पर जो मिसाइल्स है, जो इनका बैकलॉग है, ये भी लगातार खत्म होता जा रहा है। तो ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो कि आसपास लड़ी जा रही है, ये ऐसी लड़ाई है जो कि काफी दूर लड़ी जा रही है यूएस से। इससे यूएस का खुद का देश तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन जो आसपास के देश है, ईरान के आसपास, मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां पे लगातार बमबारी हो रही है। तो ये जो वॉर है ये कितनी लंबी चलेगी इसके ऊपर भी अब एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। बहुत जल्दी हो सकता है कि इस वीकेंड के अंदर ही यहीं पे एक बहुत बड़ा कोई न्यूज आ जाए जिस वजह से ये वॉर ऑलमोस्ट खत्म के कगार पे आ जाए। लोग कह रहे हैं कि यूएस इस वॉर को आसानी से जीत सकता है, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं, और एक्चुअली ऐसा है भी, क्योंकि जो यूएस के पास हथियार है वो एक्चुअली कंपैरेबल ही नहीं है दुनिया के अंदर किसी भी और देश के साथ। लेकिन आप ये समझो कोई भी चीज एस्केलेट होती है तो वो स्लो एंड स्टडी होती है। अदरवाइज जो रशिया है, क्या आपको लगता है वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता? उसके पास ऐसे हथियार नहीं है, उसके बाद भी ऐसे हथियार है, लेकिन वो इस लेवल पे एस्केलेट नहीं कर सकता बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर मुंह भी दिखाना होता है। इसी वजह से जो यूएस है इस वॉर को उस एस्केलेशन वाले जोन तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ईरान ने भी बोला है कि मिडिल ईस्ट की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मैं हमला कर दूंगा, और मिडिल ईस्ट की इलेक्ट्रिसिटी अगर खत्म होगी तो आप ये मानो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मच जाएगा इस समय पे। उस समय पे स्टॉक मार्केट तो छोड़ दो, जो आपके हाथ के अंदर पैसे बचे होंगे वो भी, उससे भी आप एक्चुअली रियल टाइम में कुछ खरीद ही नहीं पाओगे। और इन्फ्लेशन, अगर ये वॉर अगले कुछ टाइम तक और चल जाती है तो इन्फ्लेशन जो है वो आसमान छूने वाला है। इंडिया के अंदर एलपीजी का इशू ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट कितनी भी आकर के सहानुभूति दे दे, रेस्टोरेंट ओनर्स जो है वो अपने रेस्टोरेंट्स को बंद कर रहे हैं बिकॉज उनको चलाने के लिए उनके पास एलपीजी ही नहीं है। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि जो आईएनआर है वो लगातार गिरता जा रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन भी है, ये एक नेगेटिव साइन भी है। पॉजिटिव साइन ये है कि अब इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो आने के चांसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नेगेटिव साइन ये है कि अगर इस हिसाब से ये गिरता रहा तो कोई इन्वेस्ट करेगा ही नहीं इंडिया के अंदर, क्योंकि वो ये सोचेगा कि आज इन्वेस्ट करने से अच्छा है मैं कुछ टाइम के बाद इन्वेस्ट करूं, ताकि मैं $1 लेकर के आऊं तो मुझे 95 रुपये मिल जाए, मैं 92 के अंदर क्यों इन्वेस्ट करूं, और जो हमारे टैक्सेस हैं वो तो अलग ही हैं। सो इंडिया की अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करोगे, पर्सनली मेरा मानना यह है कि भाई जितना पैसा है उतना इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। इसके पीछे का सिंपल सा कोर लॉजिक है कि अगर आप अपने हाथ में पैसे रखने वाले हो, सो एंड ऑफ द डे इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हाई होने वाला है कि आपके हाथ के अंदर जो पैसा है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगी। दूसरी चीज, जिस हिसाब से यहां पे मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिल रहा है, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो चुका है कि जो उसके $1-2 लाख रुपए के प्रॉफिट दिख रहे थे वो पूरी तरीके से जीरो हो चुके हैं, वो इस चीज के लिए तैयार ही नहीं था कि भाई ऐसा कुछ पॉसिबल भी है। लेकिन आप याद रखना कि एक मेजर सपोर्ट के आसपास आ रहा है। अब ये जो मेजर सपोर्ट है, यहां पर आकर के निफ्टी रुकता है या नहीं रुकता, इसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन लगा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली 22,000 के आसपास अगर निफ्टी आकर के रुक जाए तो एक अच्छी बात होगी। निफ्टी से पहले भी हमें जो रुकता हुआ दिखेगा वो हो सकता है बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी बैंक नहीं रुका यहां पर तो निफ्टी को भी कोई भी नहीं बचा सकता। याद रखना अभी तक जो भी बुल रन के अंदर पैसा बना, ग्रोथ आई, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से आई। और बैंक निफ्टी जो है ये अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 12% के आसपास गिर चुका है और अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है। मेरा पर्सनल मानना यह है कि मंडे को एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिलना चाहिए और एक सपोर्ट के आसपास जो बैंक निफ्टी है ये रुकना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होता तो आप ये मान करके चलो अगला जो करेक्शन है करीब 10% का, ये आपको आता हुआ दिख सकता है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि भाई देखो बाजार के अंदर ऑलरेडी तबाही हो चुकी है। अगर मैं बैंक निफ्टी के पीई की बात करूं तो ये सब पे 14.8 के आसपास चल रहा है और जो एवरेज पीई रहता है निफ्टी बैंक का लास्ट 10 साल का उठा लूं तो ये 23 रहता है, मतलब आधे पीई के आसपास मिल रहा है, मतलब डर्ट चीप प्राइस के आसपास आपको बैंक निफ्टी मिल रहा है। सिर्फ मैं 3 साल की भी वैल्यूएशन उठा लूं तो यहां पर आपको 15 मिलता है, मतलब अपने एवरेज मीडियन पी से ये सस्ता मिल रहा है। 1 साल उठा लूं सो भी आपको ये सस्ता मिल रहा है। इस समय पे आपको डर्ट चीप प्राइस पे बैंक निफ्टी मिल रहा है। पर्सनली मैं यहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। लोग पूछते हैं कि कहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, मैं कह रहा हूं वैल्यूएशंस देखो, अच्छी चीजों की वैल्यूएशन देखो। अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करते हो, स्मॉल कैप लोगों को बहुत पसंद था कुछ टाइम
वाले तक, सितंबर 2024 तक लोग कहते थे कि ये चल रहा है तो चलता ही चला जाएगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी लोग कह रहे हैं कि बर्बाद हो रहा है तो बर्बाद होता ही चला जाएगा। लास्ट 10 साल की वैल्यूएशंस देखो पीई के लेवल पर, तो इसकी 29 की रहती है 10 साल की, आज की कितनी है 25। वैल्यूएशन गिर गई है बहुत ज्यादा। 5 साल की बात करो 28, आज कितनी है 25। 3 साल में देखो कितनी रहती है 28, आज है 25। एक साल में देखो कितनी रहती है 30, आज है 25। वैल्यूएशन इस समय पे टूट टूट करके बहुत ज्यादा टूट चुकी है, और मैं आज भी जानता हूं कि किसी के बस की नहीं है कि इस समय पे आकर के इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि दुनिया में तबाही होगी, तो ये तबाही रुकेगी ही नहीं। यही चीज मैंने कल की वीडियो में बोली थी कि अगर आपके घर के अंदर आपके बूढ़े, आपके बच्चे, जो आपकी मेड होती हैं, वो आकर के, जिससे भी आप मिलते हो, वो आकर के ये बोलने लगे कि तबाह हो जाएगा, स्टॉक मार्केट गिर गया, अब कुछ नहीं होने वाला, मतलब क्या है, ये सारी चीजें प्राइज इन हो चुकी हैं। प्राइज इन कब होती हैं चीजें, जब दुनिया में सबको पता चल गया और तब दुनिया एक तरफ सोच रही है, एक तरीके से सोच रही है, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो तबाही आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर आप अभी भी ये बैठे हुए हो कि भाई नहीं हो सकता कुछ भी, आपने अगर अभी तक कोई क्रैश नहीं देखा, इस समय पे निफ्टी 50 हमारा जो पीई चलता है 22 का है आज की डेट में, लास्ट एक साल में 20 के पी पे, 5 साल की बात करूं 22, आज 20 के पी पे। वैल्यूएशन पिट पिट करके अंडर वैल्यूड जगह पर आ चुकी है। इस समय पर अगर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो उसको हक ही नहीं है अपने आप को इन्वेस्टर कहने का। लोग बोलेंगे कि यार इस समय पे ना लॉस हो रहा है, या स्टॉक मार्केट स्कैम है, म्यूचुअल फंड स्कैम है, गोल्ड भी गिर रहा है तो गोल्ड भी स्कैम है, सब स्कैम है। आपके हाथ में जो रुपया मेरे भाई वो भी स्कैम है। लास्ट एक साल के अंदर जो आपके रुपया की कीमत थी, जो कि 86 रुपए पर डॉलर होती थी, वो आज की डेट में 6% से गिर चुकी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि आपको ये पता ही नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं समझ आती कि जो रुपया है वो भी गिर रहा है, जो डॉलर है वो भी गिर रहा है, सारी चीजें गिर रही है। इस समय पे ये जो गिरावट है ये और ज्यादा एस्केलेट हो चुकी है। सिर्फ एक महीने के अंदर ही 90 रुपए से 92 रुपीस, मतलब 2% के आसपास तो आपकी जो करेंसी है वही डी वैल्यू हो चुकी है। एक साल में सिर्फ 3% होती थी आज से पहले, लेकिन लास्ट 2 साल से हर साल 6 से 8% के आसपास जो INR है वो भी गिर रहा है। सो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं पैसा बचा करके घर में रख लूंगा, तो आप पक्का लॉस में जाने वाले हो, क्योंकि 6% तो वही गिर चुका है लास्ट एक साल के अंदर, लेकिन ये चीज आपको पता नहीं है। सो इसी वजह से कहते हैं कि जब पूरी दुनिया में तबाही हो तब यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तब पता चलता है कि इन्वेस्टर्स कितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं। आपको एक और डेटा दिखाता हूं। हिस्टोरिकली जब जो निफ्टी 50 है लास्ट 10 साल के अंदर अपनी वैल्यूएशंस के पास आया था, मतलब 20 के पी के आसपास आया है, उसके बाद फिर एक अप मूव दिखाया है। देखो 20 से नीचे का पीई निफ्टी 50 का ज्यादा लंबे समय तक नहीं सस्टेन कर पाया था। इवन जो कोविड का टाइम था वहां पर भी जो निफ्टी 50 का वैल्यूएशन था वो 19.5 चला गया था, आज की डेट में 20.7 के आसपास है। तो निफ्टी 50 20 के पीई पर एक अट्रैक्टिव बाइंग हो जाती है। अभी भी जो नहीं खरीद पा रहा वो कभी नहीं खरीद पाएगा। अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप की बात करूं लास्ट 10 साल के डेटा की, तो स्मॉल कैप 18 के पीई पे एक अट्रैक्टिव हो जाता है। अभी थोड़ा एक्सपेंसिव है अगर आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चाहते हो तो, लेकिन 2023 के बाद से ये कभी भी 20 के पी पर आया ही नहीं है। सो इस समय पे वैल्यूएशंस पर्टिकुलरली लास्ट 5 साल के अंदर एक रीजनेबल प्राइस के आसपास मिल रही है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर लूं लास्ट 10 साल की, सो बैंक निफ्टी 15 के पी पे आपको कभी मिला ही नहीं है। इससे पहले मैक्स टू मैक्स वर्स्ट के सिनेरियो में 2025 में 13 के पी पे गया था, 2020 में 18 के पी पे गया था, उससे पहले तो 60 के पी तक चला गया था निफ्टी बैंक। आज की डेट के अंदर आपको डर्ट चीप प्राइस पे मिल रहा है। 15 के पीई से ज्यादा गिरावट सिर्फ 2009 में हुई थी जब ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। सो आप ये मान लो कि वर्स्ट टू वर्स्ट के सिचुएशन में यहां से जो बाजार है हमारा 10 से 15% और गिर सकता है। वर्स्ट के सिचुएशन में 10 से 15% और हमारा बाजार गिर सकता है। लेकिन इंडेक्स इन्वेस्टिंग ही अगर हम करते हैं और मार्केट के अंदर सिर्फ एक छोटी सी गुड न्यूज की बात है, अगर वीकेंड के अंदर कोई भी एक छोटी गुड न्यूज आ जाती है, ये सारी रिकवरी आपको अगले 1 से 2 हफ्ते में देखने को मिलेगी। ये टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने का। जो इस समय पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता उसके बस की नहीं है, वो दोबारा से वापस बाजार में नहीं आ पाएगा। आपको ये हमेशा याद रखना है, हिस्ट्री हमेशा याद रखनी है। कोविड के टाइम पे भी ऐसी गिरावट जब आई थी, सो लोग कह रहे थे 8000 की निफ्टी के आसपास मुझे वापस मिलेगा। क्या 8000 वापस आया? कभी 8000 वापस नहीं आया। आज की डेट में भी लोग कह रहे हैं कि 18000 की निफ्टी पे हमें मिलेगा। क्या 18000 पे चला भी जाए तो क्या आप वहां पर इन्वेस्ट कर पाओगे? आप बोलोगे
कि अब 15,000 पे आएगा तो इन्वेस्ट करूंगा। तो इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ एसआईपी करते रहे, इस समय पर मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। मैं खुद भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने बढ़ा दी है, जो मैंने इमरजेंसी फंड रखा था वो भी मैं इस समय पर इसके अंदर घुसाना शुरू कर चुका हूं। मैं नहीं कह रहा कि आपको इन्वेस्ट करना है, ना मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं इन्वेस्ट करने के लिए आपको सलाह दे रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस आपको हिस्ट्री बता रहा हूं कि जब पूरी की पूरी दुनिया ग्रीडी हो जाए सिर्फ तब और तब फेयरफुल होना चाहिए। जब पूरी दुनिया में फेयरफुल है तब आप ग्रीडी हो गए। अगर आज की डेट के अंदर दुनिया में हर एक चीज अच्छी हो रही होती तो क्या इस लेवल का करेक्शन मिलता? नहीं। ये जो करेक्शन है ये सिर्फ तब मिला है जब दुनिया में तबाही है। और याद रखना, जो ह्यूमंस हैं वो हर बार चीजों से कोप अप करते हैं। 2009 में भी जो इन्वेस्टर्स बैठे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि भाई अब दुनिया तबाह होगी, अब कुछ नहीं हो पाएगा। 2015 में भी जो बैठे होंगे, जब यहां पे डीमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया के अंदर 2015-16 के आसपास, तब भी लोगों को लगा हुआ कि भाई चीजें तबाह होगी, नहीं हो पाएगा। कोविड के टाइम पे लोगों को लगा होगा कि भाई अब इस चीज की तो मेडिसिन ही नहीं है, दुनिया कब कोप अप कर पाएगी, नहीं पता था। लेकिन विद इन सम मंथ्स चीजें रिकवर कर जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो गट्स हैं या फिर नहीं। अगर आपके अंदर गट्स ही नहीं है तो फिर आप ये भूल जाओ कि यहां से कोई ग्रोथ आपको एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलने वाली है। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि जो इस समय पर डर का माहौल है ये रहेगा। मैं कह रहा हूं 15% भी क्रैश हो जाए, आपका पोर्टफोलियो 50% भी गिर जाए, हर बार जब गिरता है तो कम गिरता है, लेकिन जब बढ़ता है तो ज्यादा बढ़ता है और फिर गिरावट आती है। लोग इस चीज को नहीं समझते। आप यहां पर पूरा चार्ट उठा करके देखो, हिस्ट्री उठा करके देखो, कभी भी सीधी लाइन में कहीं बाजार ऊपर गया है? नहीं गया है। यहां पर देखो, जब बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूं, किसी भी इंडेक्स में कर लेना, 20% यहां पर गिरा था। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूं, 20%, 12% यहां गिरा था। फिर दोबारा दिखा देता हूं, 12% हमारा यहां पर गिरा था। फिर दिखा देता हूं आज का डेटा। ठीक है, कितना गिरा है? करीब करीब 12%। बहुत ज्यादा तबाही नहीं हुई है। यहां पर देखो जो गिरावट हुई थी कितनी, 50% की गिरावट। आपको लगता है कोई इस समय पर टिका होगा 50% पे? लेकिन फिर रिकवर कर गया। अगर मैं दोबारा दिखाता हूं 15 बार की बात कर रहा हूं मैं, 2015 की, यहां पे 33% गिरा था, फिर भी रिकवर कर गया। यहां पर देखो कितना गिरा था, यहां पे 14% गिरा था, फिर रिकवर कर गया। यहां पर देखो कितना गिरा था, यहां पे फिर से हमारा 35% गिरा था, फिर रिकवर कर गया। हर मेजर क्रैश के बाद एक अच्छी तगड़ी रिकवरी आती है। सो मेरा काम था आपको डेटा दिखाना, मेरा काम था आपके साथ एनालिसिस शेयर करना। आप इन्वेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे, आप बेच करके भाग रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि नेगेटिविटी हर जगह है। डेटा के ऊपर बात बहुत कम लोग करते हैं और सिंपल शॉर्ट एनालिसिस मैंने आपके लिए करी है। आप मुझे बताओ कि आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो या फिर भाग रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।